हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपसे बात करेंगे पाचन ग्रंथियों की, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैं आपसे बात कर चुका हूं भोजन के विषय में कि भोजन के कौन कौन से घटक हैं, जिसमें से मैं आपको प्रोटीन बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट बता चुका हूं और उसके साथ में मैं आपको बता चुका हूँ वसा के बारे में। आज आपसे बात करेंगे कि पाचन ग्रंथियों की, कि भोजन का पाचन कैसे होगा, कहाँ होगा और कौन कौन क्या क्या करेगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आप पिछली वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो में आपको कष्ट आ सकता है। लेकिन साथ में ये बात, वीडियो को डाउनलोड मत करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ में नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पाचन ग्रंथियों की। पाचन ग्रंथि, देखिए पाचन ग्रंथियां हैं, लेकिन पहले मैं आपसे ग्रंथि की बात करूं। और ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। आखिर ग्रंथियां करती क्या हैं? तो जो ग्रंथियां होती हैं वो रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? यानी छोड़ती हैं, या तो एंजाइम छोड़ती हैं, या तो एंजाइम छोड़ती हैं या फिर छोड़ती हैं हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन, ये दो चीजें छोड़ती हैं। यानी पहले नंबर पे एंजाइम और हार्मोन। क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं आप लोगों के सामने। या क्वेश्चन क्या छोड़ना है, क्योंकि मुझे बतानी ही है। देखिए एंजाइम जो होता है, मैं पहले पुरानी वीडियो में भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जो एंजाइम होता है वो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उस रासायनिक क्रिया को सक्रिय एक्टिव करता है, तेज करता है। लेकिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन किसी भी अंग को सक्रिय कर देता है, किसी भी अंग को तेज करता है। कौन सा हार्मोन किस अंग को कैसे तेज करता है वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अब जो वीडियो होंगी हमारी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो पाचन ग्रंथियां हैं, लेकिन पहले ग्रंथि, दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं। एक को बोलते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरी को बोलते हैं हम बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, आखिर डिफरेंस क्या है? देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, वैसे तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है। लेकिन उससे पहले जो आप ये बात देख सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी वो मोस्टली, हमेशा नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्टली वो लोग हार्मोन्स छोड़ते हैं, हार्मोन्स छोड़ते हैं। और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होंगी वो सामान्यतः एंजाइम ही छोड़ेंगी। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती हैं, इनमें नली पाई जाती है और इनमें नली नहीं पाई जाती। नली यानी एक पाइप पाया जाएगा, उस पाइप के माध्यम से वो एक क्रिया में अपना एंजाइम छोड़ेगी और यहाँ जो क्रिया हो रही है वो तेज हो जाएगी। इसमें कोई पाइप नहीं पाया जाएगा, ये सीधा ब्लड में मिला देगी और ब्लड में मिलाने के बाद जिस अंग के लिए जो हार्मोन्स छोड़ा गया है वो हार्मोन्स उसी अंग पर जाकर काम करेगा। तो इसमें कोई पाइप नहीं होता। जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो हार्मोन्स छोड़ती हैं और बहिर्स्रावी ग्रंथियां एंजाइम छोड़ती हैं। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये भाई एंजाइम तो छोड़ती ही हैं, साथ में हार्मोन भी छोड़ती हैं। एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ती हैं और इसके तहत इनको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को ले सकते हैं। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय, वो एंजाइम भी छोड़ता है और हार्मोन भी छोड़ता है। कैसे छोड़ता है, कौन सा भाग छोड़ता है, उसकी बात अभी करते हैं आगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मानव के अंदर जो ग्रंथियां हैं एंजाइम और हार्मोन छोड़ती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी हार्मोन्स छोड़ती हैं और हार्मोन्स किसी भी अंग को सक्रिय करते हैं। मतलब जो अंतःस्रावी होते हैं। जो बहिर्स्रावी होंगी वो एंजाइम छोड़ेंगी और एंजाइम जो होगा वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सक्रिय करेगा, यानी खाने को पचाने करता है।
लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होंगी जो अंतःस्रावी का भी काम कर रही हैं और बहिर्स्रावी का भी काम कर रही हैं, यानी वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को छोड़ रही हैं, उनको मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अग्नाशय यानी पैनक्रियास की बात की थी हमने। आगे चलते हैं और आज पाचन की शुरुआत करते हैं कि कौन सा पाचन कहाँ कैसे हो रहा है। देखिए, पुरानी जब मैंने आहार नाल आपको पढ़ाया था तो आहार नाल पढ़ाने के दौरान जो चित्र आपके सामने ये बना हुआ है, आहार नाल के दौरान मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी कि हम लोग खाना खिलाते हैं और खाना भाई जाता है यहाँ। जब खाना यहाँ मुंह में चला गया तो खाना हम चबाते हैं और चबाने के दौरान क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार छोड़ती हैं, यानी सलाइवा। सलाइवा जो मुंह में लार ग्रंथि होती हैं, लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि है वो लार छोड़ती हैं। और ये लार ग्रंथि जो है, वैसे जो ये लार ग्रंथि हैं इनके क्या नाम होते हैं भाई? जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गया या सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया या सबलिंगुअल, जो हमारी लार ग्रंथि हैं वो भाई 3 जोड़ी के रूप में हो गई। 3 ग्रंथियां नहीं है, 3 जोड़ी के रूप में है, यहां हो गई, यहां हो गई, यहां हो गई, वो 3 जोड़ी हैं। जैसे पहली का नाम जो होता है वो पैरोटिड होता है, 3 प्रकार की हो गई पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड। दूसरे नंबर पे आता है सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरे नंबर पे आता है जी सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल, ये जो है हमारी लार ग्रंथि हैं। लार ग्रंथि जो लार छोड़ती हैं, और जो हमारी लार यानी सलाइवा होती है भाई, वही लार जो आप लोग जैसे कभी भी बाहर जाते हैं तो आपको क्या होता है कि खाने की अच्छी खुशबू आती है और मुंह में पानी आ जाता है। एक्चुअल में वो जो पानी होता है, पानी नहीं, वो लार होता है। और माना जाता है लार कुत्ते के मुंह में आती है, मोस्टली ऐसा मानव जीवन में कहा जाता है। तो केवल कुत्ते के मुंह में नहीं आती है, वो सभी के मुंह में आती है। तो जैसे अच्छी खुशबू, खाने की खुशबू आई तो मुंह में लार आ गई, मुंह में पानी आ गया। पानी नहीं, वो लार आती है, और वही लार होती है जो हमारे खाने को चबाने के दौरान। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सूखे मुंह में, सूखे मुंह यानी मुंह में खाना नहीं है तो लार की मात्रा कम होती है, बट जैसे ही मुंह में खाना जाता है उस लार में खाना लिपटता जाता है। और जिस व्यक्ति के मुंह में जितनी ज़्यादा लार, ये जो ग्लैंड होती हैं, जितनी ज़्यादा लार को रिलीज करती हैं, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है। क्योंकि जितने अच्छे प्रकार से लार में मिल जाएगा हमको खाना, उतना ही टेस्टी लगेगा। लार करती क्या है, लार में एक एंजाइम होता है जिसको टायलिन बोला जाता है, टायलिन या एमाइलेज भी बोलते हैं जी। अल्फा एमाइलेज या बीटा एमाइलेज अलग अलग होते हैं, बस मैं एमाइलेज ही लिख देता हूं। एमाइलेज, टायलिन या फिर एमाइलेज करता क्या है, ये है स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचाता है। क्वेश्चन छोड़ देता हूं भाई, स्टार्च क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं स्टार्च के बारे में। ठीक है, ये स्टार्च को पचाता है। पचाने का मतलब है स्टार्च के रूप को बदल देता है। ये एंजाइम जो हमारे लार में होता है, ये स्टार्च को पचा, यानी स्टार्च। आप लोग क्या है, प्रैक्टिकल करिएगा। आप एक ऐसा रोटी का टुकड़ा लीजिएगा जिसमें नमक ना हो और उसको मुंह में डाल के चबाइएगा, चबाते रहिएगा, चबाते रहिएगा, चबाते रहिएगा। उसको निगलना नहीं है, बस चबाते रहना है और फाइनली चबा के थूक देना है, खाना नहीं है। और थूकना इस प्रकार से है कि लार सारी नहीं चली जाए मुंह की बाहर। आप उसको जब देखिएगा तो थोड़ी देर के बाद आपके मुंह का टेस्ट मीठा हो जाएगा। वजह क्या होती है, क्योंकि जो खाना था उसमें कहीं ना कहीं स्टार्च की मात्रा होती है। स्टार्च केवल आलू में नहीं होगा भाई, अलग अलग चीज़ों में भी होगा। मिठास होती है, सब में ग्लूकोज होती है।
कोई भी स्टार्च है, सबसे पहले क्या होगा, जो लार में टायलिन है वो स्टार्च का पाचन करेगा। कहाँ करेगा, हमारे मुंह में, यानी मुंह में भी पाचन हो रहा है। जैसे सबसे पहले पाचन की शुरुआत होती है तो पहला पाचन मुंह में होता है। मुंह में पाचन किसका हो रहा है, स्टार्च का हो रहा है, लेकिन कंप्लीट पाचन ना होके थोड़ा सा पाचन हो रहा है, पूरा पाचन नहीं हो रहा है। उस पूरे पाचन को करा जाता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में कुछ पाचन यहाँ होगा, बट यहाँ तो इसका स्टार्च वगैरह का पाचन नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन इधर नहीं होता। छोटी आंत में पाचन होगा। स्टार्च का थोड़ा सा पाचन मुंह में हो रहा है और मुंह में स्टार्च को बदला जा रहा है, यानी टायलिन एंजाइम स्टार्च पर काम करेगा और वो इसको माल्टोज में बदल देगा। माल्टोज में बदल देगा। स्टार्च के साथ अब माल्टोज आ गया। देखिए स्टार्च जो होता है वो फीका होता है, बट माल्टोज जो होता है वो मीठा होता है। और कमेंट करके बताइएगा भाई कि माल्टोज मीठा क्यों होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि स्टार्च फीका है, चलिए ठीक है, बात समझ आती है, बट जो माल्टोज है वो मीठा होता है, उसके पीछे वजह क्या है। और स्टार्च माल्टोज होते क्या हैं, अगर ये बात आप लोगों को पता है तभी आप इस बात का आंसर कर पाइएगा। और कमेंट प्रत्येक स्टूडेंट को करना है ताकि मुझे पता चले वीडियो से कितना रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे इसमें टायलिन एंजाइम होगा, या जिसको एमाइलेज के नाम से जानते हैं, ये स्टार्च का पाचन करता है, जो स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। थोड़ा सा पाचन किया है, कंप्लीट पाचन अभी नहीं हो पाया है। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी लार है, लार में एक और होता है एंजाइम। एंजाइम क्या, लाइसोजाइम। जो मानव लार होती है, इस लार में एक और एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एक और एंजाइम होता है। करता क्या है, ये भैया जीवाणुओं को मारता है। जीवाणु या फिर कवक। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस पढ़ाते समय चर्चा होगी कि इनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। एक तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दैट इज कवक, फंगस। वैसे कवक की पहचान है शरीर पर होने वाले जितने गोल रोग होते हैं, गोल रोग जैसे दाद हुआ, गंजापन हुआ, वो कवक के कारण होते हैं। और जीवाणु के कारण तो आपको 100 रोग पता है भाई, चेहरे पे पिंपल निकल आते हैं, या फिर जो हमको टाइफाइड हो जाता है वो जीवाणु से होता है, या फिर टीबी होती है, ट्यूबरोक्लोसिस, वो भी जीवाणु से हो जाती है। खैर, जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणु को और कवक को मारता है। और लाइसोजाइम शरीर के प्रत्येक छिद्र जहां से भी कोई तरल पदार्थ निकलता है, चाहे वो आंसू की ग्रंथि हो, चाहे वो हमारे मुंह की लार हो, चाहे वो मूत्र हो, उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। वजह क्या होती है भाई पाने की, भाई जहां पर कोई होल है और वहां से कोई लिक्विड बाहर आ रहा है, उस लिक्विड, उस होल में कोई भी बैक्टीरिया ना चला जाए, कोई फंगस ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, इसलिए लाइसोजाइम का होना बहुत जरूरी है। और लाइसोजाइम की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना ही ज़्यादा हमको फायदेमंद होता है। तो ये जो लाइसोजाइम है ये जीवाणु को मार रहा है और कवक को होने नहीं दे रहा है। इससे क्या होता है भाई, हम लोग स्वस्थ रहते हैं, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो ठीक प्रकार से अपना जीवनचर्या, दैनिक जीवन जो है उसको व्यतीत करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा गोमूत्र के बारे में। गोमूत्र, मैं आपको बता दूं कि भाई जो गोमूत्र होता है इसमें लाइसोजाइम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके लिए जो लोग गोमूत्र का सेवन करते हैं, लाइसोजाइम की मात्रा गोमूत्र में सबसे अधिक होती है, जिस कारण लोग गोमूत्र का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि गोमूत्र जीवाणु को मार देता है और कवक को मार देता है। लेकिन मात्र गोमूत्र में ही लाइसोजाइम नहीं होता भाई, मानव मूत्र में भी होता है, लेकिन इसमें लाइसोजाइम की मात्रा गोमूत्र की तुलना में कम होती है। इसलिए मानव मूत्र का लोग सेवन नहीं करते भाई, गोमूत्र का सेवन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बाग बगीचों में कुछ शहद के, मधुमक्खी का जो लोग पालन करते हैं, उनके डिब्बों पर गोमूत्र छिड़का जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पनप नहीं पाएगा और कोई फंगस नहीं लग पाएगा, यानी कोई कवक का रोग नहीं हो पाएगा।
जिससे क्या मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम होता है और लाइसोजाइम जीवाणु और कवक को मार देता है। गोमूत्र की बात आ गई भाई, गोमूत्र में लाइसोजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका सेवन किया जाता है। साथ में क्योंकि जब मूत्र की बात आती है तो इसके अलावा मैं कुछ और भी बता देता हूँ। जब मूत्र की बात आती है तो कुत्ता भी पीछे नहीं रह सकता भाई, क्योंकि कुत्ते का मूत्र काफ़ी फेमस माना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जो कुत्ता होता है वो मूत्र की खुशबू पहचान लेता है और उससे रास्ता ढूंढता है। वजह क्या है? कुत्ते के मूत्र में फिरोमोन्स पाए जाते हैं। जो कुत्ता डॉग होता है, कुत्ता मूत्र जो होता है उसमें भाई फिरोमोन्स पाए जाते हैं, फिरोमोन्स। ये फिरोमोन्स पाए जाते हैं और ये फिरोमोन्स ही भाई इलाका डिसाइड करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भाई इलाका कुत्तों का होता है, वो फिरोमोन्स हैं जो इलाका डिसाइड करते हैं। हालांकि साइंटिफिकली प्रूफ ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह सकता हूं, कोई कुत्ता अगर गाड़ी के पीछे भागता है तो उस गाड़ी के पीछे भागता है जिस पर पहले से किसी कुत्ते ने पेशाब किया होता है। उससे क्या है कि वो फिरोमोन्स की खुशबू पहचानता है और उसको लगता है कि किसी दूसरे कुत्ते के इलाके में कोई तीसरे कुत्ते का फिरोमोन्स आ गया है, इसलिए वो उसके पीछे भागता है, भौंकता हुआ उस पर हमला करने का प्रयास करता है, फिरोमोन्स की खुशबू पहचान लेता है। तो इसी बात ने डिसाइड कर दिया, कुत्ते के मूत्र में फिरोमोन्स होते हैं जो इलाका डिसाइड करते हैं कि हमारा इलाका, तुम्हारा इलाका, या ये उस कुत्ते का इलाका, उस कुत्ते का इलाका। लेकिन ये बात केवल कुत्ते तक सीमित नहीं होती, क्योंकि जो फिरोमोन्स हैं वो बाघ का भी इलाका डिसाइड करते हैं भाई। तो जो लोग केवल कुत्तों का इलाका बोलते हैं कि इलाका कुत्तों का होता है, उनको ये बात पता होनी चाहिए भैया बाघ का भी इलाका होता है, क्योंकि बाघ का जो मल होता है उसमें भी फिरोमोन्स होते हैं और एक बाघ के क्षेत्र में दूसरा बाघ आ नहीं सकता। बाघ अपने मल के द्वारा अपना इलाका निर्धारित करता है। जिस प्रकार कुत्ता अपना इलाका निर्धारित करता है, उसी प्रकार बाघ भी अपना इलाका निर्धारित कर देता है। बाघ बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसके इलाके में कोई दूसरा बाघ आ जाए। तो इलाका कुत्तों के साथ में भाई बाघ का भी हो गया। तो आप लोग अब ये बात किसी को बोलिएगा मत कि इलाका तो कुत्तों का होता है, भाई बाघ का भी होता है। खैर, बात आगे करते हैं। हम लार की बात कर रहे थे, तो लार में भैया ये पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। हमारे इसमें टाइलिन या एमाइलेज हो गया जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। उसके साथ में भाई लार का पीएच मान की बात आती है। जो मानव लार होती है उसका पीएच मान, तो ये बड़ा विवादित क्वेश्चन है कि लार का आखिर पीएच मान कितना हो। पहले सबसे नंबर पे पीएच का होता क्या है भाई? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी एक स्केल होता है, बता दूं पीएच के बारे में, जिसमें 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे होते हैं और बीच में 7 होता है। 1 से लेके 14 तक होते हैं, लेकिन इस 1 से 14 की दूरी तय करने से पहले भी एक ऐसे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम 1 पे नहीं आते। अगर डायरेक्ट 1 पे आ जाएंगे तो 1 तक पहुंचने के लिए एक दूरी तय करनी पड़ती है और उस दूरी को हम 0 मानते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन यहां पर रहता है कि जो पीएच स्केल होगा उस पे 1 से चलना है 14 तक या 0 से 14 तक चलना है। तो जो लोग 1 से 14 तक चलते हैं वो 1 पर पहुंचने से पहले, 1 पर हम आ गए, लेकिन आए कहां से? तो हम 0 से आए, यानी ये परम स्केल वाली बात आती है। उसी प्रकार इस स्केल को हम बढ़ाते हैं यहां से, ऐसे 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 14 और यहां बीच में 7 होता है। अगर 7 से कम पीएच मान होता है तो भैया वो अम्ल को निर्धारित करता है, यानी खट्टा। अगर पीएच मान 7 से कम है, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षार को निर्धारित करता है, यानी बेस, कड़वा या कसैला। लेकिन अगर पीएच मान केवल 7 है तो वो पानी को बताता है, क्योंकि पानी का जो पीने वाला पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ना तो वो खट्टा होता है ना ही वो कसैला होता है।
इस आधार पे हम लार का पीएच मान निर्धारित करते हैं कि लार का पीएच मान होता क्या है, या फिर ये बात कि लार भाई अम्लीय है या लार क्षारीय है। तो इसका आंसर एग्जैक्टली करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो लार है, मानव लार है, उसका पीएच मान 6.2 से 7.6 के बीच में होता है। अब भाई विवाद वाली बात हो गई, 6.2 की अगर बात करें तो यहां पर तो भाई अम्लीय हो गया, लेकिन अगर 7.6 की बात करें तो यहां पर तो भैया क्षारीय हो गया। अब अम्लीय और क्षारीय किस तरीके से होगा, तो देखिए कहानी क्या है। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि मानव के मुंह में बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी जीवाणु, और जो जीवाणु मानव के मुंह में पाया जाता है वो एसिड रिलीज करता है, अम्ल रिलीज करता है। कौन सा अम्ल रिलीज करता है, तो वो लैक्टिक एसिड छोड़ता है। यहां लिख देता हूं ऊपर, वो लैक्टिक एसिड छोड़ता है, और एसिड तो खट्टा होता है। उसके बाद वो ब्यूट्रिक एसिड छोड़ता है, ब्यूट्रिक एसिड छोड़ता है, और एस्पार्टिक एसिड छोड़ता है। एस्पार्टिक एसिड छोड़ता है। लैक्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। भाई लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। आप लोग मान के चलिए भाई रात को दूध पीकर सो गए, अब कुल्ला आपने करी नहीं या पेस्ट नहीं किया, तो मुंह में तो दूध रह गया ना, और मुंह की गर्मी से दूध का दही तो बन जाना है। तो बनना भाई वो जो बैक्टीरिया है उस दूध का सेवन करके बना देगा ना लैक्टिक एसिड, एक बैक्टीरिया। भाई दूध पियेंगे तो मुंह में ज़्यादा सड़न होती है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया। जैसे गर्मी में रखा दूध खराब हो जाता है, उसी प्रकार मुंह की गर्मी से भी तो दूध खराब होगा। तो लैक्टिक एसिड ये क्या करते हैं, ये आपकी लार का पीएच वैल्यू को कम कर देते हैं, जिससे लार अम्लीय हो जाती है। अगर ये नहीं है तो लार का पीएच वैल्यू 7 तक रह सकती है, तो भैया लार पानी है। और अगर किसी कारणवश भैया क्षारीय प्रकृति का मामला हो गया तो लार का पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा और वो क्षारीय होगी। तो लार अम्लीय है या क्षारीय ये बात श्योरिटी नहीं कह सकते, लेकिन हर किसी की जो लार है वो अलग अलग होगी। इसलिए 6.2 से 7.6 तक लार का पीएच मान माना जाता है। लेकिन हो सकता है भाई एग्जामिनर इससे भी थोड़ा हटके कुछ सवाल पूछ ले, वो इन दोनों ऑप्शन को भी ना दे, इनके बीच का दे दे, या इनसे थोड़ा मिलता जुलता वो कोई और बात दे दे। तो लार के पीएच वैल्यू तक यहां तक की बात हो गई। इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो मुंह में पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद अब हम नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। मुंह में सारा पाचन हो गया। अब मुंह में पाचन होने के बाद में हमारा खाना यहां से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा लेकिन आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय में पहुंचने से पहले क्या कंडीशन है, जब हम मुंह में खाना चबा रहे होते हैं तो भाई सारे संकेत जो हैं वो दिमाग तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति कुछ खा रहा है। तो व्यक्ति क्या बोलता है, हमारे आमाशय में सेल होती हैं। आमाशय में जो सेल होती हैं उनका नाम होता है भैया पेरिटल सेल। ये हमारा आमाशय है, आमाशय स्टमक। हमारा दिमाग क्या कहता है, यहां पर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है पेरिटल, पेरिटल सेल। पेरिटल सेल पाई जाती है। इस पेरिटल सेल को बोलता है कि मुंह में कुछ चबाया जा रहा है, एसिड छोड़ो, और ये पेरिटल सेल तुरंत HCl छोड़ देता है, तुरंत HCl छोड़ देगा। अब जैसे ही खाना पेट में जाएगा, ये HCl मतलब खाना यहां से स्टमक में पहुंचेगा, ये जो HCl छोड़ा गया है इस स्टमक में मिल जाएगा, मतलब खाने में मिल जाएगा।
और अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। लेकिन कहानी होती है, आप लोग च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम, बगलगम, ये सेंटर फ्रेश वगैरह जो खाते हैं, च्युइंगम चबाते हैं, भाई ये सब हवाबाजी का मामला है च्युइंगम, वरना कोई ज़रूरत नहीं है च्युइंगम विंगम चबाने के लिए। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई च्युइंगम खाने से दिमाग तेज होता है, दिमाग की नस एक्टिव रहती है, तो ये सब ढकोसलेबाजी है। दिमाग की नस एक्टिव करने के लिए आप लोग च्युइंगम खा रहे हैं, उसका नुकसान देखिए च्युइंगम का क्या होता है। आप लोग मुंह में कुछ चबा रहे हैं, मुंह में कुछ चबा रहे हैं, अब दिमाग को थोड़ा ही ना पता है च्युइंगम चबा रहे हैं। दिमाग बोलता है भाई व्यक्ति कुछ खा रहा है, पैरिटल सेल को तुरंत निर्देश देगा तेजाब छोड़, और पैरिटल सेल धड़ाक से एकदम HCl छोड़ देंगे आमस्य में। दिमाग बोलेगा अरे भाई उतरने वाला है, कुछ चबा रहा है, उतरने वाला पेट में, जल्दी छोड़। उसने फिर छोड़ दिया, वो फिर नहीं उतरा, आप कंटिन्यू फिर चबा रहे हैं, दिमाग फिर बोलेगा अरे आपके तो उतरने वाला है, फिर छोड़, आपने फिर नहीं सटका, फिर वो यहीं रह गया। मतलब इस स्थिति में आपके आमस्य में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जो पैरिटल सेल हैं और च्युइंगम आप कंटिन्यू अभी भी चबा रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपने जितनी देर च्युइंगम चबाई, HCl की मात्रा उतनी ज्यादा हो गई। अब HCl की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो HCl आपको फायदा थोड़ा ही ना देगा। दो कंडीशन है, या तो HCl ऊपर को चढ़ेगा या फिर नीचे को गिरेगा, या फिर यहाँ का यहीं रहेगा। अब तेजाब है, तेजाब कहीं पे भी रहेगा तो ऊपर को झल मारेगा। जब आप च्युइंगम थूक देंगे ना तो आपको यहाँ पर जलन पैदा हो जाएगी, यहाँ पर जलन होगी, इस एरिया में जलन। तेजाब बन रहा था, एसिड बन रहा था, खट्टी मीठी डकारें आएंगी। इलाज है आप लोग ठंडा दूध पी लें, ठंडा दूध पी लेंगे शांत हो जाएगा, या एंटीऑक्सीडेंट ले लें, यानी बेस ले लें, क्षार कोई भी क्षार ले लें तो वो आपका बंद हो जाएगा। वरना क्या होगा, अब आप ऊपर से खाना खाएंगे, पेट में गैस बनेगी, परेशानी होगी, क्योंकि तेजाब पहले से था, उल्टी हो सकती है। लेकिन अगर वही तेजाब आपका नीचे को गिर गया, अगर ऊपर तक चला, वोमिटिंग हो गया, दूध पी लिया, जलन हो गई, वहां तक तो बात ठीक थी, ये तो बात छोटी रही। लेकिन अगर वही आपका एसिड आंत में नीचे को गिर गया तो एक रोग हो जाता है जी। पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि अगर एसिड हमारा नीचे को गिर जाता है आमस्य से तो एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम क्या है, आंसर करिएगा। अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है, जितना भी आप लोगों को सिखाया है, उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत ही तो कर रहा था। बाकी अब मैं आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछूंगा। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस बनेंगे और मैं वो आप लोगों से पूछूंगा। कमेंट करके बताइएगा कि अगर हमारे आमस्य का तेजाब हमारी आंत में ही गिर जाए तो जो रोग होगा उस रोग का नाम क्या है, और होता क्या है उस रोग के हो जाने से। चलिए वो मैं बता देता हूं। जब तेजाब यहां गिर जाएगा तो एक रोग हो जाएगा जिससे क्या होता है, हमें उल्टी आती है खाना खाने से पहले, खाने के विषय में सोच के, या खाना खाने के तुरंत बाद, या फिर खाना खाने का मन नहीं करता, वो रोग हो गया। उस रोग का नाम आपको बताना है। वापस यहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आमस्य है, हमने खाना चबाया, हमारे माइंड ने बोला हमारे पेरिटल सेल को कि भाई तेजाब छोड़ो, और पेरिटल सेल ने, जो पेरिटल सेल है यहाँ, तेजाब छोड़ दिया। तेजाब छूट गया। तेजाब छोड़ने के बाद में हमारा जो आमस्य है, तेजाब तो यानी भाई एसिड होता है, अम्ल होता है, और जैसे ही अम्ल हमारे इसमें पहुंचेगा तो इसका पीएच मान बहुत गिर जाएगा, यानी पीएच वैल्यू उसकी गिर जाएगी। अम्ल छोड़े जाने से पहले पीएच वैल्यू कम होगा तभी भी खट्टा, लेकिन अम्ल छोड़े जाने के बाद उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा गिर जाएगी, जो 0.87 तक आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है सब लोगों की इतनी आए, कुछों की इससे कम भी रह सकती है, बट 0.87 ही आ जाएगी लगभग सबकी। पीएच वैल्यू यहाँ आ गया, भाई पेरिटल सेल के द्वारा छोड़ दिया गया। इसने क्या किया, इसने यहाँ का पूरा वातावरण कर दिया अम्लीय वातावरण, यानी खट्टा माहौल बना दिया। अब इस खट्टा माहौल को बना देने के बाद में 3 एंजाइम छोड़े जाएंगे। पहले नंबर पे एंजाइम होगा जी पेप्सिन। ये जो पेप्सिन साहब हैं, इनका मानना है कि हम तो केवल तब काम करेंगे जब यहाँ का माहौल खट्टा होगा। ये पेप्सिन साहब जो हैं मात्र अम्लीय वातावरण में काम करते हैं जी। इनके काफी नखरे हैं और ये अम्लीय वातावरण में काम करेंगे। अगर इनको वातावरण अम्लीय नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन ये काम कर क्या रहे हैं, ये प्रोटीन को पचा रहे हैं।
जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाती है और अम्लीय वातावरण में काम करती है। ये कौन से प्रोटीन को पचाती है? तो उस प्रोटीन को पचाती है जो भैया दूध वाला नहीं होता, मतलब मांस वाला हो गया, अंडे वाला हो गया, मूंगफली वाला, सोयाबीन वाला, दाल वाला, सारे प्रोटीनों को पेप्सिन पचा रही है, दूध वाले को नहीं पचा रही। क्यों नहीं पचा रही? क्योंकि भाई दूध का पचाने के लिए अलग प्रोटीन होता है, कौन अलग एंजाइम होता है, कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं केसीन, रेनिन। रेनिन दूध का जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है केसीन। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है और इस केसीन प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन करता है। रेनिन, और रेनिन कहाँ पाया जाएगा? आमाशय में पाया जाएगा। लेकिन इसमें कहानी बदल जाती है। जो हमारा रेनिन पाया जाता है वो एक निश्चित आयु तक ही पाया जाता है। कब? भाई छोटा बच्चा हुआ, जो छोटा बच्चा हुआ वो खाना तो खाता नहीं है पैदा होने के बाद में, वो तो दूध ही पीता है। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई गैस्ट्रिक लाइपेज वगैरह की, मतलब इन सब चीज़ों की? इसको पेरिटल सेल में तेजाब छेड़ो, भाई तेजाब तो चलो छेड़ा जाएगा, HCl छोड़ा जाएगा, लेकिन उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई पेप्सिन की? पेप्सिन की जरूरत क्या पड़ी है, या फिर बाकी चीज़ों की क्या जरूरत पड़ी है? उसको तो मोस्टली यही चीज़ चाहिए ना, रेनिन। तो मतलब रेनिन की मात्रा छोटे बच्चे में ज़्यादा होती है, लेकिन उम्र बड़ी होती चली जाती है, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50, जब तक वो जिंदा रहे कंटिन्यू इसके जो रेनिन की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो केवल दूध पर निर्भर करता था, अब तो भाई रसगुल्ला भी खाता है, अब तो फल भी खाता है, अब तो खाना भी खाता है। पता चला भाई दूध तो मिलता ही नहीं पीने के लिए, तो क्या करेगा वो? तो रेनिन की मात्रा कम हो जाती है। और भाई जो लोग गांव से हैं, दूध की रेज है, उनमें बराबर रहेगा रेनिन, लेकिन जिसको है ही नहीं बेचारे को दूध की समस्या है, उसमें धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो रेनिन की मात्रा बच्चों में ज़्यादा, उम्र के साथ कम होती चली जाती है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। रेनिन के बाद में तीसरी कैटेगरी, भाई रेनिन भी तो, रेनिन पचा रहा है केसीन को, और केसीन क्या है? केसीन है हमारा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? जो दूध में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे होता है जी गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज हमारा तीसरे नंबर पे पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज तीसरा। करता क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा पचाता है, वसा यानी लिपिड। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होगा वो वसा को पचाएगा, लेकिन इस गैस्ट्रिक लाइपेज की मात्रा बहुत ही कम होगी, बहुत कम, बहुत कम, मतलब ना के बराबर और हो ही ना। लेकिन क्योंकि माना जाता है थोड़ा बहुत कम मात्रा होगी, और जब बहुत कम होगी तो बहुत कम मात्रा में ही पचा पाएगा वसा को, बहुत कम मात्रा पाई जाएगी गैस्ट्रिक लाइपेज की, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज का काम होता है वसा को पचाना, और बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है तो बहुत कम पचाएगा। क्यों पचाएगा? भाई जो छोटी वसा है उसको पचा देगा, लेकिन जो बड़ी वसा है उसको कैसे पचाएगा? इस बड़ी वसा को तोड़ना आवश्यक है, और उसको तोड़ने का काम भाई लीवर कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आगे बताऊंगा, लीवर कैसे इस वसा को तोड़ता है, ठीक है, उसकी बात आगे करेंगे। तो ज़्यादा नहीं पचा पा रहा है गैस्ट्रिक लाइपेज, वो बहुत कम मात्रा में पचा पा रहा है। यानी आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ और गैस्ट्रिक लाइपेज हुआ, जो पाचन कर रहे हैं। पेप्सिन प्रोटीन पचा रहा है, केसी और रेनिन जो हुआ वो दूध का प्रोटीन पचा रहा है, जिसको हम केसिन के नाम से जानते हैं, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है, और वसा को पचाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो बहुत कम मात्रा में पचाता है। जो हमारा यहाँ पर HCl छोड़ा जाता है, वो जो छोड़ा जाता है वो पेरिटल सेल के द्वारा छोड़ा जाता है। पेरिटल सेल दिमाग के संकेत देने पर। और क्वेश्चन का आंसर वो करिएगा, देखते हैं कुछ इसमें बचा है।
देखिए आगे की कहानी कि अब इसके बाद खाना उतरेगा, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में करते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आंसर करिएगा सभी, चाहे जो भी आंसर आपके मन में आए उस आंसर को करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।